चैप्टर 2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कॉन्वेंशंस। ठीक है, इसमें हम कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ अकाउंटिंग पिलर्स है जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग अपना करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसके बेसिस पे आप अपन अकाउंटिंग करते हैं। और ये आप सबकॉन्शियसली बहुत सारे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी के लिए उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो हम उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे कुछ पिलर्स है, इसको ऐसे समझना, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, चाहे आप बोल लो कन्वेंशंस, एंड में इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। बाकी इसका अलग अलग डेफिनेशन से अलग अलग मतलब है, बट एंड में जाकर इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब किसी के बदले में भी कोई भी यूज कर सकते हो चैप्टर के विद इन। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट को उठाकर देखेंगे। ये चीज़ आपको फॉलो करना है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। जैसे हमने अक्रूवल बोला था, तो आप क्या करते हो जब भी अकाउंटिंग करते हो, तो आप अक्रूवल को ध्यान में रख के करते हो ना, अक्रूवल को ध्यान में रख के करते हो। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ उसको आपको ध्यान में रख के करना है। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रख के करना है। इसमें कैसे ऐड कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ से होगा ना। नाउ हमने पहले क्या देखा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट था, मतलब इस चीज़ को मैंने नाम नहीं दिया, बट उस टाइम पे नाम देकर पढ़ाता तो आप लोगों को उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं होता। बट जो मैंने अपना थ्योरी बनाया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज़ प्योरली माय थ्योरी। वो आप लोग को एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है, बट आप लोगों को पता है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे काम करता है और कितना यूज़फुल है। ठीक है, बट मेरा जो थ्योरी बना हुआ है ना, वो एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना हुआ है। अरे यार, एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे कुछ नोट्स बनाने का साथ में, एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लगेगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो हमने देखा है ना कि क्या होता है बिजनेस में, ओनर कैपिटल दे देता है स्टार्ट में, और एंड में कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी नेट रिजल्ट होगा बिजनेस का, इतना दिन बिजनेस करने के बाद जो भी बचा कुछ आप होगा वो ओनर को मिलेगा। और इसको हमने प्यार से नेटवर्थ भी बोला था, याद करना, अगर जो भी स्टूडेंट रिवाइज करा होगा उसको पता होगा, इसको हमने नेटवर्थ भी बोला था। यही देखा था ना, याद है बैलेंस शीट में हमने ऐसे बैलेंस शीट बनाया था, नहीं ऐसे नहीं बनाया था, मतलब जो भी फॉर्मेट में बनाया था हमने, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जब हमने कैपिटल लिखा तो हमने प्रॉफिट लॉस को माइनस करा था। ठीक है, एंड में जो भी आया उसको हम, मैं याद करो तो मैंने लिखवाया था कि नेटवर्थ होता है। तो ये अमाउंट और ये सेम तो है, तो ये नेटवर्थ होता है बिजनेस का, और ये नेटवर्थ ही ओनर का होता है, ये नेटवर्थ ओनर का होता है। और इस चीज़ पे ही डिपेंड करता है मेनली, जो डिपेंड करता है कि बिजनेस का हालत कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक्चुअल वर्थ ऑफ बिजनेस रिफ्लेक्ट करता है कि आज के डेट में बिजनेस में नेट नेट में कितना पैसा है। पैसा नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, इट इज इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ असेट्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि नेट नेट में कितना हो है, और ये जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे जैसे बिजनेस पे खतरे की घंटी बजने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे ये कम होने लगेगा, ये बिजनेस पे खतरे की घंटी बजने लगती है। तो ये हमने देखा था। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला था, हमने बोला था ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन होता है, ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे, और जितना ट्राई करोगे ना लिखने विखने का, नींद कम आएगा। तो मैं तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में ओनर एंड ओनर एंड बिजनेस बिजनेस सेपरेट पर्सन। पर्सन। सारे स्टूडेंट को, जैसे लाइक अभी मयंक हैज़ ट्राइड टू स्पीक इनिशिएट, इस स्टूडेंट को टाइम टाइम पे सबको ऐसे इन्वॉल्व रहना है, तो पक्का एक तो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा लेक्चर, दूसरा आप लोगों को नींद भी नहीं आएगा। ठीक है, ये अब मयंक बोल रहा है, इसका मतलब ये लग रहा है कि मयंक प्रोएक्टिवली लिसन कर रहा है मेरे बातों को। ओनर एंड बिजनेस सेपरेट पर्सन है, राइट। उसके बाद ओनर के बुक में क्या होगा, ओनर बुक में ओनर्स का ट्रांजैक्शन जाएगा, है ना। ओनर के बुक में ओनर्स का TRANS ट्रांजैक्शन, और बिजनेस के बुक में बिजनेस का ट्रांजैक्शन जाएगा। तो मिक्स नहीं करना है। हम लोग जब स्टार्ट में, मैं जब क्वेश्चन पूछता था तो आप लोग यही करते थे कि आप लोग बिजनेस के बुक में ओनर का ट्रांजैक्शन को बता देते थे, और इसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए ना बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बात। बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि कल को आप लोग भी कोई थ्योरी डेवलप कर पाओ। बिजनेस बुक बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओनर्स बुक ओनर ट्रांजैक्शंस। अब एक ऐसा डायग्राम टाइप का भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ओनर बिजनेस, है ना, ओनर बिजनेस, और इस चीज़ को आप लोग डायग्राम बना लो, बट आप इस चीज़ को लिख सकते हो, तो आपके लिए कंटेंट डेवलप हो रहा है। अभी आप समझने के लिए डायग्राम से समझोगे, एग्जाम में ऐसे देख कर जाओगे फॉर एग्जांपल, बट आपका होगा क्या इससे, आपका होगा कि आप इस चीज़ को पैराग्राफ में, आपके पास इतना कला तो है कि आप इस चीज़ को पैराग्राफ में लिख सकते हो कि ओनर मतलब ओनर बिजनेस को क्या देता है, स्टार्टिंग में कैपिटल देता है। आप लिख सकते हो इस चीज़ को इंग्लिश में, और अगर नहीं लिख सकते तो पहले इंग्लिश का क्लास लेकर आओ। और बिजनेस एंड में क्या देता है, कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, राइट। ये इसमें और भी चीज़ आ जाता है, ड्राइंग्स वगैरह आ जाता है, बट मेनली ये चलता है अपना, राइट, ये मेनली चलता है। तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब ही यही है। तो मैं जो नोट्स बनाने बोल रहा था, इस तरीके से नोट्स बनाने बोल रहा था। इसमें देखो कहीं पे भी मेरा कोई सेंटेंस कंप्लीट है, अगर अगर कोई तुमको एंटिटी कॉन्सेप्ट कभी तुमने सुना ही नहीं है और सीधा तुमको ऐसा बोले ओनर एंड बिजनेस सेपरेट पर्सन, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको ऐसा कोडिंग कर दो। मतलब कोडिंग जैसे बड़े बड़े उसमें एजेंसीज वगैरह में क्या होता है, किसी चीज़ को कोडिंग कर दिया जाता है, कोड वर्ड में रहता है, तो कोड वर्ड उसी को पता होता है जो उस चीज़ से पहले मतलब जो उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। बट कोई नया पर्सन को कोड नहीं समझ में आता है, वही उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव भी होता है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। बट समझो कि क्योंकि तुम पढ़े हुए तो तुमको बिल्कुल एकदम फटाफट समझ में आएगा। अब तुम एग्जामिनेशन में ऐसे पढ़, तुम्हारे माइंड में ऐसा होना चाहिए ओनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन होता है, और ओनर के बुक में ओनर का ट्रांजेक्शन जाएगा, बिजनेस के बुक में बिजनेस का ट्रांजेक्शन जाएगा। और ओनर क्या होता है, ओनर स्टार्टिंग में कैपिटल देता है और बिजनेस एंड में जाकर उसको कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस देता है, जिसको हम प्यार से नेटवर्थ भी बोलते हैं। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मतलब अगर आपको प्रिपेयर करना हो एग्जामिनेशन के लिए, जब आपके पास टाइम कम होता है, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ के लिए कौन सा आप पढ़ना चाहोगे? ऐसा लेंदी सा सेंटेंस पढ़ना चाहोगे, वो पढ़ना चाहोगे, शॉर्टकट वो वाला पढ़ना चाहोगे? देखो ये वाला होता है कि आपको फर्स्ट टाइम, आप जब बहुत दिनों के बाद, मान लो ये क्लास लेने के बाद बहुत दिनों के बाद आपको पढ़ना रहे, समझना रहे, तो आप ऑफ कोर्स ये एक बार इससे कर सकते हो। बट आपके पास ये नोट्स है तो आपको ये पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स ये समझ में आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टली इससे नहीं पढ़ सकते थे, फर्स्ट टाइम ये नहीं समझ में आता है।
फर्स्ट टाइम आपको यहीं से समझ में आएगा। तो यही आपको मैं नोट्स जो बनाने बोल रहा हूँ इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअल में देखो कोई पढ़ेगा ना तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो आ, इसका ही एक एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा 7 लाख रुपए लगाकर और परचेज कराया मशीनरी, ठीक है। तो कैपिटल 7 लाख रुपए लगाया, पहले समझो 7 लाख रुपए वो बिजनेस में लेकर आया, तो इसका क्या दो चीज़ हुआ, कैपिटल और कैश लेकर आया, पहले तो कैपिटल और कैश हुआ, ठीक है। अब जो कैश था उसमें से एक मशीनरी परचेज कर लिया, तो कैश कम हो गया और मशीनरी आ गया, तो 5 लाख का उसने मशीनरी परचेज कर लिया और 2 लाख रुपए कैश बच गया। तो ये तो हमारा असेट हो गया, पॉजिटिव फॉर बिजनेस। और ये क्या हो गया, काइंड ऑफ लायबिलिटी, इक्विटी इसको बोलते हैं, बट काइंड ऑफ लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। लायबिलिटी और एसेट बराबर बराबर 7 लाख रुपए, ये बैलेंस शीट हमारा 7 लाख रुपए टैली हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दिस मीन्स दैट एंटरप्राइज ओन्स 7 लाख, यही बोल रहा है ना, 7 लाख टू मिस्टर एक्स, 7 लाख रुपए देना है कैपिटल का। नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड्स 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अगर 2 लाख रुपए में से 5,000 रुपए निकाल लेता है तो कितना रिटर्न करना रहेगा, फिर कितना कितना लाइबिलिटी नेट नेट में कितना बच जाएगा, हाँ कोई बताएगा। हाँ बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए ये सब एग्जांपल, क्योंकि हमने इससे बहुत टफ चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं। बताओ बताओ। सर, जितना है उतना ही रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने पर्सनल खर्चा के लिए निकाला है ना। हाँ तो पहले उसने बिजनेस को 7 लाख रुपए दिया था, फिर उसने 5,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है, अपने पर्सनल खर्चा के लिए। तो अब जो बिजनेस ने मिस्टर एक्स को जो रिटर्न करना है वो कितना रिटर्न करना है, 6,95,000। 6,95,000। हाँ। इतना टफ क्यों लगा मुझे, मतलब समझ में नहीं आया, इतना लेट क्यों आया आंसर। वेरी सिंपल है ना कि 7 लाख रुपए था और 5 लाख रुपए उसने ले लिया वापस से, तो नेट नेट में जो बचा दैट वाज 6,95,000। वही तो अपन करते हैं ड्राइंग्स को कैपिटल में से इसलिए तो लेस करते हैं। और मैंने दो टाइप का ड्राइंग्स बोला था, एक परमानेंट विड्रॉल और एक टेम्प्रेरी। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है तो टेम्प्रेरी मान के चलना है, राइट, टेम्प्रेरी मान के चलना है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और परमानेंट विड्रॉल है तो मतलब कैपिटल विड्रॉ ही हो गया है। अभी यहाँ पर हम लोग टेम्पररी मानेंगे कि परमानेंट? टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी रिवाइज करेगा तो तुमको याद रहेगा, नोट्स में भी हमने लिखाया हुआ है, टेम्प्रेरी मानेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर परमानेंट नहीं दिया हुआ है तो टेम्प्रेरी मानेंगे। टेम्प्रेरी बहुत बार विड्रॉ कर लेते हैं ना अपन बिजनेस में से, बहुत बार कोई इमरजेंसी आ गया तो अपन विड्रॉ कर लेते हैं फिर, बट बिजनेस में डाल भी देते हैं वो पैसे को, ठीक है। जो अच्छे से अकाउंट्स वगैरह जो भी अगर अच्छे से कोई भी अकाउंट मेंटेन करता है ना, छोटा मोटा भी दुकान जो जनकपुर में है, वो लोग भी ना ये चीज़ बहुत ध्यान रखता है कि अपना जो पर्सनल है और जो बिजनेस है उसको बिल्कुल अलग लेकर चलता है। अगर बिजनेस में से तुम लोग देखा है ऐसे, यूजुअली बिजनेस में दो दो तीन गल्ला होता है, और एक गल्ले में क्या होता है कि गड्डी वगैरह रखा हुआ रहता है, 1,000 का गड्डी रहेगा, 500 का पूरा गड्डी बनाकर रखा हुआ रहता है, ठीक है। अब और एक गल्ले में रहता है पूरा नॉर्मल खुला पैसा रहता है, यस सर, यस। ठीक है। अब होता क्या है कि कल को किसी को क्या होता है कि कोई आया, किसी को वो 500 का नोट देना है, तो 500 का जब नोट देता है ना, उस गल्ले में से निकाल कर, नीचे वाले गल्ले में से निकाल के जो अलग से रखा हुआ रहता है उसमें से अगर निकाल के रखता है तो वो या तो नोट डाउन कर लेगा कि उसमें से निकाला है, या तो क्या करेगा, वो जो खुला वाला गल्ले में से एक बार रख देगा नीचे वाले में। ये चीज़ आप लोग ने कभी, आप अगर आप लोगों ने पहले रिचार्ज कार्ड परचेज करा होगा ना, तो रिचार्ज कार्ड परचेज करने में अगर आप लोग किसी ने भी ध्यान दिया हो तो यूजुअली एक बॉक्स रखता था। अब का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी भी रिचार्ज कार्ड मैं परचेज करने जाता नहीं हूँ। अब तो ये सब आ गया, ऑनलाइन भी रिचार्ज वगैरह हो जाता है, ये सेवा क्या क्या, मैं मतलब मैं तो इनफैक्ट नेपाल में करता ही नहीं हूँ, किसी को भी बोल देता हूँ वो लोग
कर देते हैं। बट मैं जब पहले जाता था रिचार्ज कार्ड परचेज करने के लिए, तो मैंने ये चीज़ ध्यान में रखा हुआ है कि एक कोई भी दुकान में रिचार्ज कार्ड स्पेसिफिकली का कोई भी दुकान नहीं होता था, राइट। कोई भी दुकान है, किराना का शॉप है, चाहे बुक का शॉप है, वहाँ पे वो रिचार्ज करता था, राइट। अब वो क्या करता था, रिचार्ज कार्ड के लिए एक अलग सा बॉक्स रखता था, और उसी में रिचार्ज कार्ड भी रखता था, और उससे जो भी आया पैसा वो उस बॉक्स में ही रखता था कि नहीं? कोई किसी ने ध्यान दिया ये बात? हाँ हाँ, ध्यान दीजिए। हाँ, हाँ, तो वो क्या करता अब था भी कि होता है। हाँ, ताकि और अगर कोई पैसा बिजनेस में से निकाल के नॉर्मल गल्ले में से निकाल के देता था, तो या तो वो नोट डाउन कर लेता था कि ओके रिचार्ज कार्ड वाले में से इतना निकालना है, चाहे जो भी, वो मेंटेन करता था कि रिचार्ज कार्ड वाले को सेपरेट रखेंगे, ताकि रिचार्ज कार्ड वाला मेरा पूरा सेपरेट रहे। और वो इसका ये भी कारण है कि रिचार्ज कार्ड से क्या प्रॉफिट लॉस आया, क्योंकि रिचार्ज कार्ड वगैरह में उतना कुछ ज़्यादा पैसा प्रॉफिट वगैरह होता नहीं है, ठीक है। रिचार्ज कार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव अगर एक्चुअली बताऊँ ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिचार्ज कार्ड सेल करने का, कि आपके पास, ट्रांजेक्शन जितना होगा उतना। हाँ, और ट्रांजेक्शन कस्टमर्स आपके पास आता है ना। आप मेन जो बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कस्टमर आ रहा है, तो कल को अगर आपको दो सामान लेने जाना है, ठीक है, मान लो आप किराना का जनरल स्टोर हो, आपको 1 किलो चीनी परचेज करना है और एक रिचार्ज कार्ड भी परचेज करना है साथ में, तो आप कौन से दुकान पर जाओगे कि जहाँ पे दोनों चीज़ मिल जाए, एक ही बार में मैं जाऊँ वहाँ पे दोनों चीज़ मिल जाए। तो आपका एक चीज़ की वजह से दूसरा चीज़, और आपके शॉप में कस्टमर्स जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग वाला पार्ट होता है कि आपको कस्टमर्स आपके शॉप में जाने का आदत हो गया है, तो आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आप बात करते हो, आप जान पहचान होता है, कस्टमर कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, इसी के पास जाना है, वो आपका शॉप को जानता है, आपके शॉप में से सामान लेने का उसको आदत लग जाता है। तो ये सब चीज़ बड़ी बात होती है। तो रिचार्ज कार्ड सेल करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, क्योंकि ज़्यादा बहुत कुछ ऐसे प्रॉफिट नहीं होता रिचार्ज कार्ड, मतलब, तो मेन ये है, राइट। तो मैं यही बोल रहा था, बोलने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी अच्छा बिजनेस होता है ना, वो अपना पर्सनल और इस चीज़ को अलग मेंटेन करके चलता है, ठीक है। अच्छा सर, एक कोई क्वेश्चन, बोलिए। मतलब ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो डिफरेंट नहीं रखते हैं, मतलब दोनों को अब वो सेम मान के। अब वो तो कचरा बिजनेस हो गया ना। अच्छा। अब वो चीज़ देखो सरवाइव कैसे करेगा, अगर वो छोटा मोटा है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करता, तो वो तो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट वो छोटा मोटा, तुम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, छोटा मोटा बिजनेस जिसका साल का 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, कितना अकाउंटिंग कर लेगा, मतलब साल का 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है नॉर्मल, चाहे कोई नॉर्मल तुम्हारा छोटा सा कोई कैफ़े है, चाहे छोटा सा कोई चाय का दुकान है, चाय समोसे का शॉप है, उसमें क्या तुम एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन को फ्रेम करो, मैं क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होता है, बट क्वेश्चन को फ्रेम करो, तो मैं आपका थिंकिंग चेंज करना चाहता हूँ कि आप सोचो कि आप कहाँ जाने वाले हो। आपको पढ़ाई वो चीज़ करनी है जो आप करने वाले हो फ्यूचर में जाकर, आप बड़े कंपनी में बैठने वाले हो, आप कोई चाय शॉप में जाकर अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप अपने, जनरली पूछते हैं। नहीं नहीं मैम, देखो मुझे आंसर करने में चाहे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये चीज़ होना चाहिए कि यार वैसा तो हम कौन से आपने जब पूछा तो आपको ये तो पता है कि वो छोटे छोटे बिजनेस में ही होता है, आपको इतना तो पता ही था ना कि छोटे छोटे बिजनेस में ही होता है वो चीज़, यस कोई बड़े बिजनेस में नहीं होगा। तो हाँ, तो आपको जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो आप ऐसा टाइप के फ्रेम करो, ताकि आपको मतलब आपका माइंड कहाँ बिजी रहेगा, आपका माइंड कॉम्प्लेक्स चीज़ों में बिजी रहेगा, रादर देन ये छोटा छोटा चीज़ों में। ये अगेन मैं ये नहीं बोल रहा आप क्वेश्चन मत पूछो, चाहे आप ऐसा पूछो नहीं पूछो, मैं जस्ट एक हैबिट डेवलप करवाना चाहता हूँ कि आपका माइंड कहाँ बिजी रहना चाहिए, आपका माइंड बड़े बड़े चीज़ों में बिजी होना चाहिए, रादर देन छोटे छोटे चीज़ों में। ये अगेन आप लोगों ने जो भी ऑडिट पढ़ा है, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो हमें कौन से चीज़ अफेक्ट करने चाहिए, जो मटीरियल है, जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आज अभी के डेट में अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे अभी मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें मेरा फॉर एग्जांपल 100 रुपये का लॉस हो जाएगा वहाँ पर, अगर मैं नहीं प्रेजेंट हूँ, तो क्या वो मेरे लिए मटीरियल होगा? द आंसर इज़ नो।
बट वो 100 रुपये के बदले अगर वो वहाँ पे मैं प्रेजेंट रहता, मेरा 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है इस टाइम में, इस 2 घंटे में अगर मेरा 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो क्या वो मेरे लिए मटीरियल हो जाता, और मैं क्या करता, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास को पोस्टपोन कर देता, अच्छा जो भी है करता, और मैं वो चीज़ को अटेंड करना पसंद करता, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट मटीरियलिटी। तो आपके क्वेश्चंस में भी मटीरियलिटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगेन ये चीज़ से ये नहीं करना है कि क्वेश्चन पूछने में आप लोग को हेजिटेट करना है, क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल पूछना है, आई एम हैप्पी तब आप क्वेश्चन पूछे, तभी मैं आपको ये चीज़ बता भी पाया कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम आउट करना है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने देख लिया। देखो इसमें से जितना भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, ऑलमोस्ट हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा हुआ है, कोई भी ऐसा न्यू बात हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम जब अकाउंटिंग कर रहे थे, हम अकाउंटिंग कर ही पाए तभी जब हमने इस कॉन्सेप्ट्स को जाना हुआ था। सब कॉन्शियसली कर रहे थे, सब कॉन्शियसली कर रहे थे, बट हम कर रहे थे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मेजर हो सकता है टर्म्स ऑफ मनी। जो जो मेजर नहीं हो सकता है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं मेजर होता, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक बार ये डिस्कस भी करा था, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं बिजनेस में, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह, और मैंने भी बोला था कि जैसे मैं जब ऑडिट करता हूँ, तो हमारे जैसे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो काम कर रहे हैं ऑडिट में, वो क्या है, वो मेन असेट तो वही है ना, वही मेन एसेट है, बट वही उनके जैसे मैं डेलोइट में काम कर रहा हूँ, तो डेलोइट के बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स नहीं आता है, बट एक्चुअल में जो मेन एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्स ही है। कल को अगर हम लोग नहीं रहते हैं तो डेलोइट का पूरा पूरा बिजनेस ही बंद हो जाए, चाहे कितना बड़ा भी बिल्डिंग वो रख ले, चाहे कितना भी गाड़ी रख ले, चाहे कितना भी एसी लगा ले, चाहे कितना भी फर्नीचर रख ले, अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं रहेगा नहीं चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा, चाहे नहीं चलेगा, कितना भी लैपटॉप से कुछ भी हो जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैंडेटरी है। तो दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ द फॉर द Deloitte, but those are not recorded because only for the simple reason because those are not measured in the terms of money. And तो इसका नोट्स बना लेते पहले। मनी मेजरमेंट स्टूडेंट, तो पहले इसमें क्या देखते हो, ट्रांजैक्शन। मैं सिंपल में ट्रांजैक्शन को TRS लिख रहा हूँ, बट आप लोगों को एग्जाम में TRS नहीं लिखना है, ठीक है। मनी मेजरमेंट में क्या होता है, तो क्या ट्रांजैक्शन देखना है, क्या ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या ट्रांजैक्शन या इवेंट भी हो सकता है, मैंने इवेंट भी बोला था, ट्रांजैक्शन भी होता है, बट मेनली जो होता है ट्रांजैक्शन को, इवेंट को क्या होता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट होता है। अरे यार स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं, अच्छा अच्छी बात। अब अब दिख रहा है। लगता है मेरे से प्रेस हो गया होगा ये, है ना, उसको साइड में रख देते हैं। हाँ, तो ट्रांजैक्शंस देखना है, ट्रांजैक्शन कैन बी measured in terms of money. अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं इस लैपटॉप के साथ वारंटी के लिए ऐसा फंस गया हो ना भैया, तो मुझे लोकेशन ढूंढना है।
ट्रांजेक्शन कैन बी वन नोट देखता हूँ, वन नोट में चल रहा है क्या सही से। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, यस, द आंसर इज नो। अगर यस है तो क्या होगा? यस होगा, यस होगा तो क्या होगा? यस होगा तो उसे रिकॉर्ड करो। गॉट। अब इस चीज़ को देखो, आप लोग का ये होना चाहिए, आप लोग को एग्जामिनेशन में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, आप लोग को ऐसा नहीं है ये डायग्राम बनाकर आ जाना है। आप लोग को ये होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को इससे समझो, और ये आपका हैबिट डेवलप होना चाहिए कि आप अपने लैंग्वेज में इसी चीज़ को फ्रेम आउट कर पाओ। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप लोग को लग रहा है नहीं हो रहा है, तो आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करो, आप लिखने का कोशिश करो, ठीक है। इसी चीज़ को कैसे आप पैराग्राफ्स में डेवलप करोगे, कैसे बुलेट्स में डेवलप करोगे, वो चीज़ आप लोग का हैबिट होना चाहिए। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इजी, कि अगर मेजर हो सकता है इस चीज़ को आप लिख सकते हो ना, ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन द मनी टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कांट बी रिकॉर्डेड। इसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस करा था ना, एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, इवन असेट होता है बिजनेस के लिए, बट नॉट रिकॉर्डेड। क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है? क्यों नहीं? मनी से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं, मनी में मेजर नहीं हो सकता है, मतलब कोई मेजर। ठीक है। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये हो जाए तो आगे के लिए मुझे थम्स अप देना। सबका नोट डाउन हो गया? यस सर, मेरा हो गया। हाँ हो गया। यस सर। ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक आता है कि आप जब इन्फ्लेशन वाला पॉइंट हम देखेंगे, और एक मेजरिंग यूनिट जो होता है करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्री लिया जाता है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो कौन से में, अगर यूएस में, जैसे अभी मैं यूएस का ऑडिट कर रहा हूँ, तो यूएस का जब अकाउंट्स आता है तो वो डॉलर्स में आता है,
तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। मेजरिंग यूनिट क्या होगा? मेजरिंग, आप कैसे अकाउंट्स को मेजर करोगे? इन द करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्री। ठीक है, इन द करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्री। हो गया? राइट। उसके बाद हमारा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कोई बताएगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम देखो ऑलमोस्ट सब हमने करा हुआ है, बहुत डिटेल में। कोई कोई पॉइंट्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, मतलब बियॉन्ड लेवल जाकर डिस्कस करा हुआ है, एक एक घंटा लगाया हुआ है कुछ कुछ पॉइंट्स में। मतलब आई कांट Purely हियर, concept आई क्या कांट हियर यू। अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग पीरियड में हम मयंक का आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? करना पड़ता है सब हाँ। पूरा अकाउंटिंग डेटा। मेरे को तो आया। अगेन जो भी बोल रहा था वापस से बोलना। आई वॉज नॉट एबल टू हियर यू गाइस प्रॉपर्ली। जो भी बोल रहा था वापस से बोलना। वन अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, तो 1 ईयर का होता है ना, उसको पीरियड सिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है मयंक, तुम क्या बोलना ये चाहते? हमको ना थ्रू बोलो। जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर होता है एक साल का ना, जो भी अपनी कंट्री का, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में अपना रिकॉर्ड करना पड़ता है सब चीज एक साल का, मतलब। ठीक है, और ऋतु भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, ये हमको प्रॉफिट लॉस ट्रू निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको 1 अकाउंटिंग ईयर का मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ट्रू प्रॉफिट लॉस निकाल। ठीक है, समहाउ एवरीवन इज राइट। देखो होता क्या है, समझो कि हमने क्या बोला था। हमने एक कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न हमने डिस्कस करा है क्या? ये सर एक बार हुआ, नहीं हुआ है कोई कंसेप्ट। 2 साल नहीं हुआ। नहीं, एक स्टूडेंट बोल रहा है, बाकी नहीं बोल रहे हैं। शायद मैं और स्नेहा पढ़ी थी तब हुआ हुआ, आई डोंट नो। नहीं 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 नहीं। नहीं हुआ है सर, तब नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। सो गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है? हम अज्यूम करते हैं बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर डेट, मतलब यहाँ पे गोइंग कंसर्न का वही डाल देते हैं, नोट ही बना लेते हैं। पहले बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। जब आप कोई भी टाइम पे अकाउंट्स देख रहे हो, चाहे कुछ भी देख रहे हो, उस टाइम पे आप ये अज्यूम करके चलते हो, ये अज्यूम करके चलते हो कि आपका बिजनेस जो है वो जितना भी आप फ्यूचर देख सकते हो, जितना भी आप फ्यूचर देख सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, उतना आप अज्यूम करके चलते हो कि आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा। जो आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा, तो ये इसी को बोलते हैं फोर्सिएबल। जो फ्यूचर आप देख सकते हो, उस
फ्यूचर को अज्यूम करके चलते हो, उस फ्यूचर को अज्यूम करके चलते हो, ओके ये फ्यूचर हमारा ये फ्यूचर हमारा ये फ्यूचर में बिजनेस हमारा चलेगा, ठीक है। अब अगर किसी को डिटेल्ड जानना है गोइंग कंसर्न पे ना, डिटेल्ड जानना है गोइंग कंसर्न पे, हमारा एक चैप्टर 3 में ही कॉन्सेप्ट आएगा। चैप्टर 3 ऑडिट में हमारा आएगा, एसए नंबर 570 आएगा गोइंग कंसर्न पे। उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन है, और एसए 570 का मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है, तो कहीं से भी आप लोग जाकर देख सकते हो। मतलब दोनों सेम चीज़ मैंने सेम ही चीज़ है, तो यूट्यूब पे भी वीडियो है, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी मैंने डाला हुआ है, और आप लोग को भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को पहले देखना है, किसी को इंटरेस्ट है, तो गोइंग कंसर्न पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है कि एज एन ऑडिटर भी हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। गोइंग कंसर्न बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। प्रैक्टिकली हम क्या बोलते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोर्सिएबल फ्यूचर, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोर्सिएबल फ्यूचर, तो ये अज्यूम करके चलते हैं। अब मान लो कि इसमें हमने कोई एक हमने फर्नीचर परचेज करा हुआ है, मान लो फर्नीचर परचेज, एग्जाम्पल है ये, मान लो 10 लाख का है, और मान लो इसका हम अज्यूम कर रहे हैं लाइफ 10 ईयर्स। अब एक बात बताना है स्टूडेंट्स, जब हमने ये लाइफ अज्यूम करा 10 ईयर्स, तो इसके साथ साथ सबकॉन्शियसली हमने क्या अज्यूम करा कि बिजनेस भी चलेगा 10 साल तक। करा कि नहीं यस करा? करा ना, सबकॉन्शियसली हमने, ऐसे नहीं, बट हम तो मेरे माइंड में सबकॉन्शियसली चल रहा है कि मैं इसको यूज करूंगा 10 साल तक, तो 10 साल तक तो तभी यूज करूंगा ना जब मेरा बिजनेस 10 साल तक चल रहा है। तो यही है कि हम फोर्सी जितना भी फ्यूचर हम देख सकते हैं उसको हम अज्यूम करके चलते हैं, तभी तो हम 10 साल का अज्यूम करते हैं। और इसका फिर अगर हम अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है, मान लो एक सेकेंड, इसको अभी ये वाला नहीं डालना, अब इसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ये ईयर्स है, आफ्टर 2 ईयर्स अगर सेल वैल्यू हो जाता है 6,50,000, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स जो है सेल वैल्यू हो जाता है 6,50,000, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि मेरा गोइंग कंसर्न वैलिड है, गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है। गोइंग कंसर्न वैलिड मतलब, गोइंग कंसर्न वैलिड मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न वैलिड मतलब कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इस एसेट को फुल्ली यूज़ कर लेंगे, मतलब बिजनेस मेरा कंटिन्यू करेगा फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। और दूसरा हम गोइंग कंसर्न वैलिड नॉट वैलिड बोल रहे हैं कि हम नहीं, हमको लग रहा है बिजनेस का हालत ख़राब हो चुका है, एक आध साल के अंदर मैक्सिमम मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, गोइंग कंसर्न नॉट वैलिड, ठीक है। तो अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो हमारा जो फर्नीचर का जो वैल्यू आएगा, फर्नीचर का वैल्यू जो आएगा बुक्स में आफ्टर 2 ईयर्स, फर्नीचर का वैल्यू क्या आएगा, 10 लाख रुपए हमारा कॉस्ट था, उसमें डेप्रिसिएशन कितना का लग जाएगा, फिर बताएगा स्टूडेंट कितना का डेप्रिसिएशन आएगा? 10%। हाँ, तो कितना 2 साल के बाद क्या वैल्यू बच जाएगा? अच्छा, तो 10% बोले तो 1 लाख, तो क्या बोलते हैं? तो 8 लाख। 8 लाख बच जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए तुम डेप्रिसिएशन का चार्ज करा, राइट? 2 साल में 1-1 लाख रुपए हर एक साल का, और 8 लाख रुपए तुमने बोला, राइट? हाँ। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं? अब अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, तुमको लग रहा है कि अब तुम इस असेट को तुम सेल करेगा, अगर वैलिड नहीं है मतलब बिजनेस नहीं चलेगा, तो तुमको सेल ही करना पड़ेगा ना, राइट? सेल करना पड़ेगा, यूज तो करोगे नहीं बिजनेस में। तो जब सेल करना पड़ेगा तो तुम क्या देखोगे, इस डेट पे क्या मार्केट वैल्यू है, राइट? इस एसेट का इस डेट पे क्या मार्केट वैल्यू है। अब भी अगर यूज करने वाले होते तो तुम्हारे लिए 8 लाख का वैल्यू हो जाता, बट अगर तुम यूज नहीं करने वाले तो तुम क्या में इंटरेस्टेड होगे कि आज के डेट में हम इस एसेट को यूज करके क्या रियलाइज करेंगे, है ना? तो कितना पे एसेट को रिकॉर्ड करना चाहोगे? हम्म, कितना पे? 7 लाख, 6 लाख।
7 लाख 6 लाख ये तुक्का क्यों लगा रहा है? सेल वैल्यू दिया हुआ है ना। कुछ से ज़्यादा 6,50,000 था। सेल वैल्यू 6,50,000 इसी पे रिकॉर्ड करेगा ना, एट सेल वैल्यू। हम्म, अब तुम समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें एक असेट मानना, छोटा सा बिजनेस है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस में कितना असेट्स होता है, कितना कितना हजारों करोड़ का असेट्स होता है ना। अब उसी चीज़ से कितना डिफरेंस हो सकता है अगर गोइंग कंसर्न हम अज्यूम करके चल रहे हैं और गोइंग कंसर्न जब हम अज्यूम करके नहीं चल रहे हैं। तो एज अ मैनेजमेंट आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी के मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गोइंग कंसर्न को अच्छे तरीके से एनालाइज करे कि क्या सच में बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है। और उस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है नेटवर्थ, जो हम देख रहे थे। नेटवर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर नेटवर्थ अगर खराब होने लगा है ना, बिजनेस का कम होने लगा है, तो गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडराता है कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बिजनेस में पैसे नहीं है, बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेटवर्थ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। और तो इसलिए मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो असेस करें। एंड एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन लेकर चल रहा है वो वैलिड है या नहीं है। समझ रहा है? तुमको ये चेक करना है। मान लो मैनेजमेंट बोल रहा है कि गोइंग कंसर्न वैलिड है, तो ऐसा तो नहीं है कि गोइंग कंसर्न नॉट वैलिड है फिर भी मैनेजमेंट वैलिड लेकर चल रहा है। तो एक्चुअल में ये जो गोइंग कंसर्न वाला जो चीज़ें चेक होता है ना, वो बहुत ही हाई लेवल पे जाकर चेक होता है। बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सीनियर मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम एंड सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर ये इसमें गड़बड़ी हो गई ना तो मतलब बैंड बच जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। अब नो सर। इसका हम गोइंग कंसर्न का पहले हाथों हाथ देख लेते हैं बुक से। तो बोल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द assumption दैट द एंटरप्राइज इज ऑन द गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू द ऑपरेशन इन फोर्सिबल फ्यूचर। तो देखो, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, तो आप ये अज्यूम करके चलते कि गोइंग कंसर्न वैलिड है। अगर नहीं वैलिड है ना तो आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये पॉइंट भी हमें ये इधर डाल देना चाहिए। कहाँ गया? तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह में क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज वगैरह आता है। नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड क्या होता है इस बेसिस पे, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहा है, इफ नॉट फॉलोड, अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो दो चीज़ डिस्क्लोज करो। एक तो फैक्ट बताओ कि आप गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहे हो, फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, फैक्ट एक बता दो, दूसरा कौन से बेसिस पे, अगर गोइंग कंसर्न को नहीं फॉलो कर रहा है तो कौन से बेसिस पे बना रहे हो। तो एक जो दूसरा मेनली फॉलोड बेसिस होता है दैट इज लिक्विडेशन बेसिस। लिक्विडेशन बेसिस पे आप बेसिकली रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो कि कितना आपको एसेट से रियलाइज होगा और कितना आपको लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा उस डेट में। ठीक है, तो एक तो फैक्ट टू बी डिस्क्लोज और दूसरा बेसिस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। बेसिस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। अब आप इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। हम हम किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं हमेशा? बिजनेस का नहीं क्या नहीं, है उसका रेफ एसएमएल आई जो। हाँ, SML इसूजू का।
अब ये सब फाइनेंसिस, ये इसका मैं तो हमेशा इंटरनेट से तुम लोगों को डाउनलोड करके रखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हो कितना सारा कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली लिंक करते हैं। और प्रैक्टिकली लिंक करने का मतलब ये जो हम डिस्कस करते हैं क्वालिफाई होने के बाद भी मैनेजर लेवल का बात सब डिस्कस करते हैं। तो आज से तुम लोग मतलब मिनिमम 10 ईयर्स के बाद जो करने वाला वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स। तो ये रखा करो, थोड़ा देखा करो। देखो, एक तो हम कभी भी क्या करते, इंडेस वगैरह मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह इंडेस के हिसाब से बनता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस के हिसाब से बना हुआ है। दूसरा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैंड बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि नहीं, ठीक है। Yes. और गोइंग कंसर्न बेसिस लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न बेसिस हाँ कि हम अज्यूम करके चल रहा है मैनेजमेंट कि हम गोइंग कंसर्न के बेसिस पे। बट एक्चुअली में ना इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत कुछ कुछ इंडिकेटर्स थे, मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ें था जो डाउट क्रिएट करा था गोइंग कंसर्न पे। देखो, जस्ट बिकॉज इंडिकेटर होता है उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगा। कुछ कुछ खतरे की घंटी होती है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं मान लो कि तुमसे पूछूं, तुम लोगों से पूछूं कि अब तुम लोगों ने कुछ ऑडिट में स्टैंडर्ड्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो विशाखा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एसए नंबर क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का से 230 समथिंग है, याद नहीं, भूल गए। 230 समथिंग मतलब 232 235 ऐसे कुछ लगा ले, ठीक ठीक। नहीं, याद नहीं है, सॉरी सर। अब देखो हुआ क्या है, थोड़ा इस चीज़ को स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं कोई मूवी देखने गया, ठीक है, मल्टीप्लेक्स में। अब मूवी देखने गया, अब क्या हुआ, मैंने पढ़ा दिया, मेरा कोर्स वगैरह ख़त्म हो गया। मान लो ऑडिट का मैं क्लास मेरा ख़त्म हो गया, मैं आराम से, मैं एज अ टीचर रिलैक्स हो गया। कल ऑडिट का एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। मेरा एज अ टीचर मैंने स्टूडेंट को गाइड वाइड भी कर दिया। अब मैं थोड़ा अपना 10 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, बट स्टूडेंट तो उस टाइम पे ब्रेक नहीं ले सकता ना, स्टूडेंट्स का तो एग्ज़ाम है। तो मैं अपना जाके मस्त मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, हॉल में। अब कल ऑडिट का एग्ज़ाम है, ठीक है, कल ऑडिट का एग्ज़ाम है और मैं जाके मूवी अपना देख रहा हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट वहाँ पे मैंने देख लिया 2 स्टूडेंट को, ठीक है, विशाखा एंड गुंजन, ठीक है। विशाखा एंड गुंजन को वहाँ पे मैंने बैठा हुआ देखा। तो वो लोग बोले हाय सर, मैंने भी बोला हाय। तो अब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही कूल स्टूडेंट्स हैं। मस्त कल ऑडिट का एग्ज़ाम है और ये लोग बैठ के मस्त मूवी देख रहे हैं, ठीक है। वैसे भी दोनों साथ में ही जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं। तो वैसे ही हॉल में भी साथ में ही थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो बढ़िया है, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे मैंने पूछा ऐसे 200 ऐसे क्या बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे बताओ, विशाखा से पूछा। उसने बोला 240। मैंने बोला शाबाश बेटा। उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा ऑडिट एविडेंस का बता दो, गुंजन से पूछा। उसने बोला 550। मैंने बोलता वाह बहुत ही बढ़िया। और तो ऐसे हमारा सिलसिला चला, कुछ क्वेश्चंस का सिलसिला चला और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए। मतलब सर सब, सर 230 नहीं होता, 330 होता है, कंफ्यूज हो गया। हाँ 230 पहले सही बोला था, 230 होता है। 230 होता है, मतलब सही था, तो 330 230 में कंफ्यूज। नहीं ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा बेहतरीन बेहतरीन आंसर दिया, जिसके वजह से मैं शाबाशी देते देते थक गया। मतलब जितने भी ऐसे नंबर इन्होंने बताए, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 100, किसी में 50 ऐड करके ही बताया इन्होंने।
और कल इनका ऑडिट का एग्ज़ाम है। अब ये बताओ इस जो आंसर इन्होंने दिया, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? देखो ये प्रैक्टिकली ये अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी चीज़ को भी पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, ये अपने आप पे ना ले, जस्ट एक फन के तरह लें, ठीक है? गुंजन एंड विशाखा नहीं सर, अपने पे आता है तो फन की तरह नहीं लिया जा सकता। क्या? सर अपने पे आता है तो फन की तरह नहीं 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 लिया नहीं, जा अभी सकता, काल्पनिक बेइज्जती है। नहीं नहीं, अभी हाइपोथेटिकल, आई हैव टू टेक सम एग्जांपल, तो इट्स फाइन नो? यस सर, मेरे को तो कोई इशू नहीं है सर। हाँ देखो, सर उस पे नहीं ना आया है, ठीक गलत है तो मैंने बोला था। ठीक है, तुम्हारे बदले में मयंक, ठीक है? मयंक, तुमको कोई आपत्ति नहीं है? तो नहीं, हाँ ठीक है, चलो एनीवेज, तो कोई भी दो स्टूडेंट यार, पर ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रहा? मैंने क्वेश्चंस पूछा, आंसर्स नहीं सही आए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कल ऑडिट का एग्जाम है, नहीं पढ़ते हम लोग, ये इंडिकेट करता ये और कल इनका एग्ज़ाम, देखो एकदम अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डोंट टेक इट अदरवाइज। और ये कोई हम लोग तुम लोग का 12th का एग्जाम्पल लिया भी नहीं तो सब हम मुझे गाली देने लगते हैं कि ये सर बहुत ही अजीब है, मैं बहुत बाद का एग्जाम्पल दैट्स वाई लिया। ये किस चीज़ को अज्यूम कर रहा है? दिखा रहा है कि कल का इनका एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं जा सकता है, ठीक है? चाहे कोई भी एक XY स्टूडेंट है जो कल को एग्जामिनेशन में मुझे लग सकता है कि ये ना भी पास हो, ठीक है? ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो हम लोग हाँ। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ को भूलो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। सबको लग रहा है कि सिर्फ मयंक को लग रहा है ये बात? नहीं नहीं, सब मेरे को तो लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। तो यही ऐसे ही होता है, अगर कंपनी में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आने लगे, ऐसे इंडिकेटर्स आने लगे कि बिजनेस में पैसा नहीं है, बिजनेस लॉस में चले जा रहा है, ठीक है? नेटवर्थ कम होते जा रहा है बिजनेस का, ठीक है? बिजनेस के एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस के पास सप्लायर्स नहीं है, बिजनेस के पास कस्टमर्स नहीं है, बिजनेस का प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो ये सब चीज़ क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका गोइंग कंसर्न पे खतरे की घंटी है कि नहीं है? बट अब Yes, sir. उसी सिचुएशन में हम जाते हैं, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिया, बट क्या ये 4-5 क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या मैं स्टाम्प पेपर पे साइन करके ये बोल सकता हूँ कि ये स्टूडेंट फेल ही हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ? नो सर, नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, मुझे फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस के बेसिस पे तो होगा नहीं। दो क्वेश्चन में भी आ सकता है। हाँ, वो क्वेश्चन हाँ, में भी वेरी गुड, वो क्वेश्चन में भी नहीं आ सकता है। अब मुझे फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, फर्दर डिग डाउन करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़े हो, कौन कौन से चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, बहुत चीज़ मुझे चेक करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? एक्चुअल में मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर उनसे लिखवाऊँ, उसके बाद इवेलुएट करूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मुझे एक्चुअल में देखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा ये पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, ठीक है? तो गोइंग कंसर्न के साथ भी ऐसा ही होता है कि जस्ट बिकॉज इंडिकेटर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मान लेते कि गोइंग कंसर्न इनवैलिड है। तो ऐसे इस कंपनी में भी क्या था ना, कुछ इंडिकेटर्स थे, उसको फर्दर हमने इवेलुएट करा, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको हमने फर्दर इवेलुएट करा, तो बट पता चला कि ठीक है गोइंग कंसर्न वैलिड है। जैसे हमने 4-5 क्वेश्चन पूछा तो ये लोग आंसर नहीं दे पाए, बट जब मैंने फर्दर टिक डाउन करा, फर्दर अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से आंसर्स दिया कि ठीक है ऐसे नंबर तो नहीं पता था, ऐसे नंबर वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होता याद करना, बट मैंने ऐसे 230 का कॉन्सेप्ट एक्चुअली पूछा ना कि ओके, मैंने पूछा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन होता है, ऑडिट वर्किंग पेपर का ओनर कौन होता है, तो इन्होंने बोला ऑडिटर होते हैं। तो फिर मैंने पूछा क्या मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हैं वो लोग, तो मैनेजमेंट को इन्होंने बोला कि हाँ शेयर कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन पे अपनी इच्छा अनुसार शेयर कर सकते हैं, कुछ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लगा कि नहीं इन्होंने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जस्ट इनको ऐसे नंबर याद नहीं है, बट इनको अंदर का सारा कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है? तो ऐसे ही इसमें भी, इस कंपनी में भी कुछ इंडिकेटर्स थे, बट गोइंग कंसर्न वाज स्टिल वैलिड। तो मैंने यही बोला कि कुछ इंडिकेटर्स तो मुझे मिले, बट ये फिर भी पास हो जाएंगे, ठीक है?
अब तो अच्छा लगा ना सुनकर, लास्ट वाला बात सुनकर अच्छा लगा ना विशाखा? यस सर बहुत। हम्म। मैंने लास्ट में उसी लिए मॉडिफाई करा, नहीं तो मुझे पता था कि जो टीचर्स डे का जो भी विश करे थे ना, मुझे पता था डिलीट फॉर ऑल कर दोगे। नहीं सर अब नहीं होगा। सर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ब्रेक दे दीजिएगा। ठीक है। क्या बोर एक ठीक है, ब्रेक तो ठीक है, बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या बोरिंग सा हो रहा है, क्या है? वो बिल्कुल भी नहीं, बीच में जोक्स क्रैक हो रहे, नोट्स बनाया जा रहा तो बोरिंग नहीं लग रहा। ठीक। नहीं, बोरिंग होना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के बाद ना मुझे याद करना, और तुम लोग तब इम्पोर्टेंट समझ में आया कि किस लेवल पे तुमने किस चीज़ को कनेक्ट किया है। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ जेन्यूनली। तो ये इसमें बहुत ही अटेंटिव होकर चलना है। देखो गोइंग कंसर्न, इस पर नोट आया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। द कंपनीज बिजनेस वेयर एक्टिविटीज वेयर हिट हार्ड इन फिजिकल ईयर 2022 एज अ सेल्स फिल डाउन। एक तो जनरल स्लो डाउन था इकोनॉमी में। अगर किसी ने भी सुना था ना, होगा ना, कि बीच बीच में ना कार्स वगैरह बिकना बंद हो गए थे। कार्स वगैरह, चाहे जो भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह ना, कार्स, ट्रक्स, बिजनेस, बसेस वगैरह थोड़ा कम बिक रहे थे बिकॉज ऑफ जनरल स्लो डाउन, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसे की कमी हो गई थी। एक तो वो रीज़न था। दूसरा जनरल स्लो डाउन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। दूसरा विच वॉज एसेंचुएटेड बाय, मतलब जो कि एक तो वो था ही था, उसके ऊपर से आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 आ गया। द कोविड-19 आउटब्रेक हैज़ कास्ट अ लॉन्ग स्लो डाउन। अभी तो तुम लोगों को कोविड क्या लगता था? बस एक बीमारी लगता था, बट ये कोविड एक्चुअल में सिर्फ फिजिकल बीमारी नहीं है, ह्यूमन के लिए डिजीज़ नहीं है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एक डिजीज़ है। तुमको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, आप म्यूट कर लो, कोई किसी का इको हो रहा है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो बहुत जगह कोविड रिपीट हुआ होगा कि कोविड के कारण ये हो गया, कोविड के कारण वो हो गया, मैनेजमेंट का क्या प्लान है, ये सब चीज़ होगा। तो बोल रहा है द कोविड आउटब्रेक हैज़ अ लॉन्ग शैडो ओवर द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एंड हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द कंपनी ड्यू टू प्लांट शटडाउन। प्लांट वगैरह शटडाउन हो गए, फैक्ट्री वगैरह बंद हुए, एज वेल एज सब्सिक्वेंट लोअर डिमांड एज पीपल टैकल द पैंडेमिक। अब डिमांड भी, अब जब कोविड हुआ है तो लोग को क्या, ये गाड़ी किनने का पहला चॉइस है कि पहले भैया सिचुएशन ठीक हो। वो होता है ना कि पहले सिचुएशन, अभी कोई भी बड़े डिसीजंस घर में नहीं लिए जाते हैं, पहले ये बोलते कि चलो थोड़ा सिचुएशन वगैरह ठीक होने दो, थोड़ा कमाई उमाई होगा, फिर अपन कुछ भी खर्च करेंगे लग्जरीज पे, ठीक है। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट किस चीज़ पे हुआ? उस चीज़ का इम्पैक्ट, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, इस चीज़ का इम्पैक्ट बिजनेस में हुआ। अ रिटर्न टू ऑलियर नॉर्मल लेवल ऑफ डिमांड्स इज इन्विजिस्ड ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये देख रहा है कि नॉर्मल डिमांड तो आ जाएगा, बट कुछ टाइम लगेगा। अभी भी कोविड नॉर्मल नहीं हुआ है, बट तुमको लगता नहीं कि सारे बिजनेस को, मोस्टली ऑल द बिजनेस एक्सेप्ट कुछ बिजनेस तो ऑलरेडी इसके कारण, इस ऑल दिस पैंडेमिक के कारण हेल्प हुआ है, जैसे लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह को हेल्प हुआ है। बट अगर जो डायरेक्टली रिलेटेड है लाइक टूरिज्म इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सब इफेक्ट हुए, काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, और वो नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आने के लिए टाइम लगेगा। जब तक पूरा कोविड एकदम से ख़त्म ना हो जाए और लोग वापस से सड़क पे ना आ जाए एकदम नॉर्मल लेवल पे, तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो बोलता है डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन करंट ऑपरेशंस एज एक्सप्लेन्ड अबव, द accompanying financial statement have been prepared on going concern basis, as the management expects that the company should be able to continue as the going concern for the foreseeable future.
ठीक है, इन द व्यू ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ, इसका नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग है, इसका नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग है, मतलब कल को 4-5 साल लॉस भी हो जाए ना तो इतना पैसा है कंपनी के पास कि वो टैकल कर पाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिश बाय टेक्निकल एक्सीलेंस, अब ज्ञान दे रहा है कि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, ये सब चीज़ ज्ञान दे रहा है। तो ये नीचे थोड़ा ज्ञान है, बट तुम लोग को समझ में आया ना कि कैसे दिया जाता है, कैसे एक बिजनेस में एनालाइज किया जाता है। यस सर। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न वाली बात थी जिसका नोट हमने यहाँ पे लिखा है, और नोट के साथ साथ हमने ये लिख दिया कि अगर गोइंग कंसर्न पे अगर नहीं फॉलो करते हो तो एक तो फैक्ट डिस्क्लोज करो और किस बेसिस पे बनाए वो डिस्क्लोज करो। ठीक है, तो ये सब ने अगर नोट डाउन नहीं करा तो नोट डाउन करके, और नोट डाउन कर लिया क्या सबने? पहले तो ये बताओ, किसी का रहता है? छोड़ो, आगे बढ़ते लाइफ में। तो मैंने यही बोला था गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट कि हम ये अज्यूम करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। अगर इंटेंशन अगर ऐसा इट इज़ अज्यूम दैट एंटरप्राइज विल नॉट लिक्विडेट द ऑपरेशंस, लिक्विडेट मतलब बंद नहीं करेगा। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। अगर लगता है कि लिक्विडेट करना पड़ेगा तो डिफरेंट बेसिस पे बनाएगा, लिक्विडेशन बेसिस यूजुअली होता है। ठीक है, और इफ द गोइंग कंसर्न नॉट फॉलोड सेम नीड्स टू बी डिस्क्लोज। मैंने क्या बोला? फैक्ट बताओ, एक तो फैक्ट डिस्क्लोज करो, और दूसरा क्या बताओ कि कौन से बेसिस पे आप बना रहे हो। फिर एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 10 लाख का एक असेट था, लाइफ था 10 ईयर, 2 साल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और जिसका सेल वैल्यू 6 लाख रुपए है। तो अगर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा, और नॉन गोइंग कंसर्न है तो क्या होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारा ये तो ठीक है, हम जो डिस्कस करने रहे थे दैट वाज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, राइट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अब मान लो हमारा बिजनेस हम एज्यूम करते हैं कि 100 साल चलेगा। स्क्रीन में दिख रहा है। ओह सॉरी, तो बोलना चाहिए ना, इतना देर से मैं बुक से दिखा रहा हूँ। मेरे साथ भी, हम लोग के साथ भी मीटिंग में ऐसा होता है क्या कि कई बार अब कोई सीनियर बंदे के साथ मीटिंग है ना, अब वो क्या होता है स्क्रीन बिना डिस्प्ले करे कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, हमें लगता है कि ये कहीं स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहता है। अब ऐसे कैसे बोल दें कि आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पता नहीं कि एक्चुअल में वो दिखाना चाह रहा है नहीं दिखाना चाह रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है तो फिर बोलते हैं ओके सॉरी बोलना चाहिए ना, लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो सॉरी, अभी हमने गोइंग कंसर्न वाला देखा था, अब आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पेज नंबर हमारा 1.3 पे है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जानने के लिए गोइंग कंसर्न जानना इंपॉर्टेंट था। तो मैं क्या बोल रहा है कि हमने मान लो अज्यूम करा कि 100 साल हमारा बिजनेस चलेगा, चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या, इज इट एडवाइजेबल कि अब तुम जब बिजनेस बंद करोगे तब तुम उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखो, तब उसका तुम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, उसका कैश देखो, सब कुछ तब देखो कि तुम रेगुलर बेसिस पे जानना पसंद करोगे? हाँ, लिख के कुछ समझ ही नहीं आया। सॉरी, कुछ समझ नहीं आया कब सब केस लिखना। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे ये किस अभी तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है। ये जो मेरा स्क्रीन पे ये जो आ रहा है, ये मैंने जो अभी लिखा है ये दिख रहा है, दिखा कि नहीं था? हाँ अभी दिख रहा है। अभी छोड़ो, मैं वापस इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। मैं ये बोला कि मान लो कि हम फॉरसेबल फ्यूचर बोल रहे, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलते जाएगा, तो हम मान लो कि हमारा बिजनेस आज से 100 साल चलेगा, मान लेते हैं बिजनेस 100 साल चलेगा, तो क्या इज़ इट एडवाइजेबल कि 100 साल के बाद इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, फाइनेंशियल पोजीशन देखें, जो बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं,
राइट। और कैश वगैरह क्या, वो एकदम एंड में जाकर देखे कि तुम मोर फ्रिक्वेंटली जानना पसंद करोगे, मोर फ्रिक्वेंटली। मोर फ्रिक्वेंटली जानना पसंद करोगे, राइट। अब क्योंकि तुम मोर फ्रिक्वेंटली जानना पसंद करोगे, क्योंकि तुम मोर फ्रिक्वेंटली जानना पसंद करोगे, इस 100 साल को तुम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। इस 100 साल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, और इस ईच टुकड़ा को हम जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, राइट। हर एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और इस अकाउंटिंग पीरियड में तुम फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना चाहते हो, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने हमारा बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हो, राइट। तो इसीलिए ताकि आप, इसका पर्पज़ क्या हुआ, एक तो आपको मोर फ्रिक्वेंटली आपको इन्फॉर्मेशंस मिला, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप फ्रिक्वेंटली कोई बिजनेस पे खतरा मंडरा रहा है, आप डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स को कंपेयर भी कर पाओगे। मान लो ये साल है तो आप इसको पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल हमने क्या परफॉर्म करा था, इस साल हमने क्या परफॉर्म करा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। चलो अब देखो, नहीं। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। एक डिफाइन कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड को। एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इंडिफिनिट लाइफ होता है एंटिटी का, बट इफ एंटिटी लास्ट फॉर 100 साल 100 ईयर, इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू मेजर द परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ओनली एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। सो सम स्मॉल बट वोकेबल फ्रैक्शन, एक छोटा छोटा फ्रैक्शंस वगैरह जो जनरली 1 ईयर होता है, इज चूजन आउट ऑफ इंडिफिनिट लाइफ साइकिल, जो कि यूजुअली क्या होता है 1 साल का होता है। और हमारे इंडिया में क्या चलता है, 1 अप्रैल टू लेकर 31 मार्च चलता है कि नहीं चलता है। और दिस कॉन्सेप्ट मेक अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल, और इसी के कारण से अक्रूवल मीनिंगफुल हो भी पाया। अक्रूवल इसी कारण से मीनिंगफुल हो पाया ना, मतलब आप हर एक ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे अक्रू कर लेते हो, ठीक है। और फिर अगर ये यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स करा और कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सेल्स यहाँ पे हुआ, कलेक्शन यहाँ पे हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सेल्स का एंट्री डालते हो और यहाँ पे कैश कलेक्शन का एंट्री डालते हो। अगर ये नहीं होता, मान लो आप पूरा इसको एक पीरियड मानते हैं, तो क्या होता, सीधा एक ही एंट्री डलता, तो अक्रूवल का रेलिवेंस ही नहीं रह जाता। समझ पा रहे हो कि, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ। ठीक है। दूसरा एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है जो हम अभी देखेंगे भी। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है कि आप जिस पीरियड का सेल्स है ना, उस पीरियड में अगर आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे जो रिलेटेड खर्चा है ना, वो भी आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, ताकि आपका खर्चा और इनकम मैच होते हुए चले। ठीक है, आप सेल्स कर रहे हो तो आपका इनकम हो रहा है, बट सेल्स करने के लिए आपका क्या होता है, मान लो आपका कॉस्ट लगता है, प्रोडक्ट्स वगैरह जाता है, आउटफ्लो होता है ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो आप जो उससे रिलेटेड कॉस्ट है, जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो भी इसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, ताकि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो और इसका कॉस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना। सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करें और कॉस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करें, इससे क्या होगा कि अनमैच होगा। तो आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जिस पीरियड में अगर आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसी पीरियड में उसका रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड करो। अगर आप इस पीरियड में खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका रिलेटेड इनकम भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, जो हम अभी देखने वाले। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी क्यों एग्जिस्ट कर पाया, बिकॉज ऑफ दिस। अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, अगर पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी रेलिवेंट नहीं हो पाता। समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई डाउट, गिला शिकवा? बोलेंगे किसी को? नहीं। ब्रेक के बाद एनर्जी थोड़ा कम हो गया है, ब्रेक नहीं देना चाहिए था क्या?
हम एज पर गोइंग कंसर्न क्या एज्यूम करते हैं? बिजनेस। However, entire life of business is divided into what? Periods. अब पीरियड में डिवाइड कर दे तो वो पीरियड कौन सा होता है यूजुअली? इसको यहीं पे लिख लेते हैं ना, यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली 1 ईयर। और इसको स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, यही होता है ना। तो आपने गोइंग कंसर्न के कारण पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, concepts like accrual and matching is based on periodicity। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कर लेंगे तो बताएंगे।
यस सर मेरा हो गया। ठीक है, सबका हो गया होगा। हाँ हो गया। उसके बाद अक्रूवल हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। मैंने क्या बोला था, अक्रूवल दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, अक्रूवल कैश बेसिस। ठीक है, तो कैश बेसिस हमने देखा, और अक्रूवल को मैंने क्या बोला था, मर्केंटाइल भी बोलते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इज बेस्ड ऑन मर्केंटाइल, दैट इज दे when they occur and not when the cash is received or paid। हम जब ट्रांजेक्शन को अकरेंस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं रादर देन कैश के बेसिस पे। ठीक है, रादर देन कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, अकरेंस के बेसिस पे, जब जो अकर हो रहा है उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, इन्फॉर्म यूजर्स नॉट ओनली ऑफ द पास्ट पेमेंट्स एंड रिसीट्स बट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस टू पे कैश एंड राइट टू रिसीव कैश। ठीक है, यही है ना, अगर कोई क्रेडिट में ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, मे इट बी डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये क्या बताता है कि आपको फ्यूचर में कुछ पैसा या तो आएगा, कुछ पैसा या तो जाएगा। तो अक्रूवल बेसिस पे आपने रिकॉर्ड करने से क्या पता चला यूजर्स को कि बिजनेस में कुछ ऑब्लिगेशन से, कुछ राइट टू रिसीव क्या से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स स्टार्टेड द क्लोथिंग मर्केंटाइज, ही इन्वेस्टेड 50,000 रुपये, बॉट मर्केंटाइज वर्थ 50,000, he sold merchandise worth for 60,000, customer paid 50,000 and assure him to pay 10,000 शॉर्टली। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपये लगाकर, तो क्या कितना आया, एक तो कैपिटल आया आपका 50,000 रुपये का, कैश आया। ठीक है, तो और फिर आपने सेल करा 60,000 रुपये में। ठीक है, 60,000 रुपये में सेल करा आपने, 50,000 रुपये तो रिसीव कर लिया और 10,000 रुपये आपको क्या मिला, आश्वासन मिला कि आप 10,000 रुपये शॉर्टली वो कस्टमर आपको पे कर देगा। तो आपके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू 60,000 रुपये का हो गया, और आपने परचेज़ कितना का करा था, 50,000 का, तो आपका कॉस्ट कितना हो गया, 50,000 रुपये। कैश आपका कितना हुआ, 50,000 रुपये, रिसीवेबल कितना हुआ, 10,000 रुपये। आपके लिए प्रॉफिट क्या हुआ, 60,000 रुपये का रेवेन्यू, 50,000 रुपये का कॉस्ट, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर कैश बेसिस एज्यूम करें, कैश बेसिस में एज्यूम करते तो आपके लिए क्या होता, आपके लिए कैश बेसिस में प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड, कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड। आपको कैश सिर्फ 50,000 रुपये मिला था। ठीक है, और आपने कैश 50,000 रुपये का सामान परचेज करा था, तो कैश रिसीव्ड माइनस पेड क्या हो गया, 50,000 माइनस 50,000, मतलब आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये बताना कौन से प्रॉफिट से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट था क्योंकि यहाँ पे हमने अक्रूवल को ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हमने इसको बहुत डिटेल में करा हुआ है। किसी को कोई ऐसा है जो ये एग्जांपल नहीं समझ में आया हो? आ गया। तो आंसर देने में प्रॉब्लम आ रहा है? कौन से प्रॉफिट से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो? विशाखा, गुंजन, स्नेहा अक्रूवल। सो चुके हो क्या? मुझे तो ऐसा एक्चुअली में लग रहा है सो चुके हो। नो सर। देखो, ये टाइम में नींद आने की और मौसम भी ऐसा ही है नींद आने वाला, बट एक्चुअली सोना नहीं है। आप लोग को ये चीज़ मैं यही बोलता हूँ ना, जो मेहनत सब करते हैं, जो एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट लगा लेता है वो आगे निकल जाएगा। तो नहीं सोना है, हाँ इन्वॉल्व रहोगे तो नहीं आएगा। और इसमें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स अगर आप लोग को देता ना, तो कुछ ऐसा नहीं होता जो नहीं समझ में आता। बट आप प्रैक्टिकली 5% भी लिंक नहीं कर पाओगे जो हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं प्रैक्टिकली चीज़ों को। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं अक्रूवल का, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट्स इसका बना लेते हैं। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट,
इसका नोट्स ऑलरेडी भी बना हुआ है, बट इसके साथ भी एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये नॉट के बाद क्या है? अच्छा, नॉट ऑन। ओके यस मेरा हो गया। और किसी का, सबका हो गया? यस हो गया मयंक? हाँ हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे, तो हमने यहाँ तक करा, और ये भी हो गया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, और गोइंग कंसर्न हमने फिर कर लिया है, कॉस्ट रियलाइजेशन, ये वाला चैप्टर हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कल ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं। देखो, चैप्टर को ऑलरेडी मैं कंसाइज कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 30 पेजेस चैप्टर है, जो ICAI हमारा देता है, 30 पेजेस चैप्टर ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा कम है 30 से, बट उसको हमने ऑलरेडी विदिन 10 पेजेस कर लिया है, और उसको भी हम नोट्स के थ्रू इतना रिलेवेंट बना लेंगे ना, और इट्स
दिस नोट्स आर इनफ फॉर योर कंसेप्ट एज वेल एज फॉर एग्ज़ाम। बस आपको एक हैबिट डेवलप करना है, दैट इज़ कि आपको इससे अगर आपको एक्चुअल पैराग्राफ्स, एक्चुअल बुलेट्स बनाना पड़े तो वो आप लोग बना सको। तो दीज नोट्स आर वेरी वेल सफिशिएंट। ठीक है, तो